हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई है। जीएस की क्लासों में आज हमारी जो क्लास है, कल भी हमारी क्लास थी इतिहास की, आज भी हमारी क्लास है इतिहास की। इतिहास और इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में हम पहुंच चुके हैं अशोक के बारे में। और आज हमें देखना है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें चर्चा करनी है। अशोक के अभिलेख, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो बाकी वीडियो भी वहां से जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले देखें कि अशोक के अभिलेखों की जो खोज है, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम स्टीफन थेलर, क्या नाम था? स्टीफन थेलर ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख की जो खोज है सर्वप्रथम स्टीफन थेलर ने की थी, ठीक है। और ये कब किया था? तो 1750 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है। याद रखना, खोज अशोक के अभिलेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? स्टीफन थेलर ने की थी। और कब की थी? 1750 ईस्वी में, ठीक है। और सर्वप्रथम पढ़ा किसने था अशोक के अभिलेखों को, उसके बारे में भी जान लें। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा, ठीक है। और इनके द्वारा कौन सा अभिलेख जो है पढ़ा गया था? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है। दिल्ली टोपरा अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया। दिल्ली टोपरा अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया, ठीक है। याद रखिएगा कि जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है वो सबसे पहले पढ़ा गया। और किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। और अशोक के अभिलेखों की जो खोज थी वो स्टीफन थेलर ने की थी। और कब की थी? 1750 ईस्वी में की थी, ठीक है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसी में कि अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत थी। क्या थी? मूल भाषा प्राकृत थी। याद रखिएगा कि अशोक के जो अभिलेखों की मूल भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत थी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाह रहा हूं, तो नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम देखेंगे जो अशोक के अभिलेख की जो लिपियां थी। देखिए, लिपि और भाषा अलग अलग है। जो हम लिखते हैं वो जैसे पेज पर हम लिखते हैं तो हम देखिए बाएं से दाएं लिखते हैं, तो हमारी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। और किस भाषा में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा में लिखते हैं। इसी तरह देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों में जो है कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों में
कुल कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो पहली है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी। दूसरी है खरोष्टी, दूसरी है खरोष्टी। तीसरी है अरमाइक, तीसरी है अरमाइक। और चौथी है यूनानी, चौथी है यूनानी। इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। याद रखिएगा, इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वो हमारे उतना काम करने हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंटों के बारे में चर्चा यहाँ करेंगे। ठीक है, जैसे अशोक के जो कुल अभिलेखों का वर्गीकरण है, यहाँ पर आपको जैसे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, गुहा शिलालेख, इनका वर्गीकरण अभिलेखों का, अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण इनमें किया गया है। पर हमारे लिए वो काम के नहीं, हमारे लिए बस की पॉइंट जरूरी है, तो हम की पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की, पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की, दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्टी थी। देखिए पाकिस्तान चर्चा में है, तो हम देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेख हमें मिले हैं, उनकी लिपि कैसी थी? तो उनकी लिपि थी खरोष्टी थी। ठीक है अगला है भाब्रू लघु शिलालेख में, भाब्रू लघु शिलालेख में, भाब्रू लघु शिलालेख में, ठीक है, जो भाब्रू का हमारा लघु शिलालेख है, इसमें क्या कहा गया है? अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आस्था, बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करने का, आस्था व्यक्त करने का आभार जताया गया, यानी व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। आस्था व्यक्त करने का हम कह सकते हैं उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है, यानी जो भाब्रू का लघु शिलालेख है, इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करने का उल्लेख किया गया है। ये भी की पॉइंट है शिलालेखों से, अभिलेखों संबंधित, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसी भाब्रू लघु शिलालेख में, ठीक है, इसी भाब्रू लघु शिलालेख में, इसी अभिलेख में, इसी अभिलेख में, इसी अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, स्वयं को मगध का राजा कहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी अभिलेख में अशोक ने क्या किया है? स्वयं को मगध का राजा कहा है। ठीक है चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर ना आपको पसंद आए तो कम से कम डिसलाइक करके जाइएगा, तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करके जाइएगा। क्लास नहीं आपको अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।
और साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए अगला देखते हैं कि प्रथम जो आपका पृथक अभिलेख था, ठीक है, प्रथम पृथक अभिलेख, ठीक है, ये जो आपका प्रथम पृथक अभिलेख है, इसमें अशोक कहता है, क्या कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य या सभी प्रजा मेरी संतान है, मेरी संतान है। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है कि अशोक किस अभिलेख पे कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है, या सभी मनुष्य मेरी संतान है, या सभी प्रजा मेरी संतान है, या सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है, ऐसा आपको मिल सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा, अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, ये किस अभिलेख में कहता है? तो ये कहता है आपका प्रथम पृथक अभिलेख में कहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय जो है दीर्घ शिलालेख में, दूसरा है कि द्वितीय दीर्घ शिलालेख में, दीर्घ शिलालेख में हमें अब किसमें देखना है? द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों के, ठीक है, द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक ने अपने साम्राज्य तथा पड़ोसियों के साम्राज्य के मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंध कराने का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है। ये द्वितीय दीर्घ शिलालेख में मिलता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य तथा पड़ोसियों के साम्राज्य के मनुष्यों तथा पशुओं के, ठीक है, पशुओं के लिए क्या किया था? चिकित्सा का प्रबंध कराया जाना। ये उल्लेख हमें कहां मिलता है? द्वितीय दीर्घ शिलालेख में मिलता है। याद रखिएगा, प्रथम जो आपका अभिलेख था इसमें अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। ये भी लाइन मिल सकती है, परेशान मत होइएगा, उसका अर्थ वही निकल के आता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है, यह सभी प्रजा मेरी संतान है, ये प्रथम अभिलेख में। और द्वितीय में क्या है कि चिकित्सा प्रबंध कराए जाने का उल्लेख मिलता है अपने साम्राज्य और साथ ही साथ पड़ोसियों के साम्राज्य, ठीक है। अगला है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख के बारे में है, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुम्मिनदेई जो स्तंभ अभिलेख है, इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है कि अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त, अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त तथा भूमि कर को यहां पर क्या किया गया था? घटा दिया गया था, तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 किए जाने का उल्लेख है, 1/8 किए जाने का उल्लेख है। ये हमें जो है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में
मिलता है। क्या मिलता है कि अशोक द्वारा बलि नामक कर, जो बलि नामक कर अभी तक चला आ रहा था। देखिए शुरुआत में जब हम वैदिक काल के समय देखेंगे, जहां पर जनपद बनना शुरू हुए थे, उस समय देखेंगे तो जो बलि नामक कर था ये स्वैच्छिक कर था, ठीक है। और स्वैच्छिक कर था यानी इच्छा पर निर्भर करता था जो प्रजा थी, और वो उपहार स्वरूप जो है राजा को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बलि नामक टैक्स क्या हो गया, अनिवार्य रूप से बन गया कि जैसे ही राजा गद्दी पर बैठेगा तो सभी को क्या देना पड़ेगा, बलि नामक टैक्स देना पड़ेगा। अशोक ने क्या किया, इस बलि नामक टैक्स को क्या किया, समाप्त कर दिया, और भूमि कर, जो भूमि टैक्स लगता था उसको भी घटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लीजिएगा आप सभी। आइए तो नोट्स बनाते चलेगा। यहां से देखिए सवाल जो है आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, तो नोट्स बनाइएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा। और क्लास आपको पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला है कि इलाहाबाद कौशाम्बी लघु, अगला है इलाहाबाद कौशाम्बी, जो इलाहाबाद कौशाम्बी यानी पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। इसको फिर कहां ले जाया गया, आपका कहां लिया जाता, इलाहाबाद जो है इसको बाद में जहांगीर लेके जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को, लघु स्तंभ लेख को, ठीक है, जो इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद कौशाम्बी आपका लघु स्तंभ लेख है, इसको हम किसका अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले ये जो अभिलेख था ये कौशाम्बी में था, बाद में जब जहांगीर आता है, जहांगीर ने क्या किया था, इसको जो है कहां लेके चला जाता है, इलाहाबाद लेके चला जाता है, इसीलिए हम इसको जो है इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं, ठीक है। इसको जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि 5वें दीर्घ शिलालेख में, 5वें दीर्घ शिलालेख में, 5वें दीर्घ शिलालेख में, ठीक है, 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के, अशोक द्वारा अपने अभिषेक के, 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जाने का उल्लेख है, नियुक्त किए जाने का उल्लेख है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आपका 5वां दीर्घ शिलालेख है, इसमें क्या किया जाता है कि अपने अभिषेक के 13वें वर्ष के दौरान क्या है, 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने क्या किया था कि जो है अपने अभिषेक के 13वें वर्ष के में जो है उसने धम्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है, तो 5वें दीर्घ शिलालेख में, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अंतिम है अभिलेख से संबंधित कि 13वें दीर्घ शिलालेख में, 13वें दीर्घ शिलालेख में, 13वें दीर्घ शिलालेख में
कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा किस युद्ध का वर्णन मिलता है हमें, कलिंग युद्ध का। तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि 13वें आपके जो शिलालेख है, 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसी कलिंग युद्ध के बाद याद रखिए जो कलिंग युद्ध होता है, ये कलिंग युद्ध कब होता है, तो 261 ईसा पूर्व होता है। 261 ईसा पूर्व में आपका क्या होता है, कलिंग युद्ध होता है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, अशोक का हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसी परिवर्तित के बाद परिवर्तित होता है और उसने क्या किया था, युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध नीति को त्याग कर उसने क्या किया था, धम्म नीति अपनाई थी। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था, ठीक है, युद्ध को छोड़कर कैसी नीति, धम्म की शुरुआत करता है। ठीक है, यहां से धम्म नीति की शुरुआत होती है, धम्म नीति की शुरुआत। ठीक, यानी भेरी घोष को छोड़कर, भेरी घोष का मतलब विजय, तो विजय को छोड़कर धम्म घोष की शुरुआत, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर, ठीक है, भेरी घोष, भेरी घोष का मतलब युद्ध के द्वारा विजय, तो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाना। इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था कि भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया था। तो ये रहे हमारे अशोक के अभिलेख। ठीक है, चलिए और कुछ हम जो है की पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं, जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो है आपकी चीजें हैं, तो उन पर भी जो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल। तो कुछ खास पॉइंट जो हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लासों का। और पुरानी क्लासें भी प्लेलिस्ट बनी हुई, हिस्ट्री की बनी हुई है, बाकी अन्य क्लासों की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहां से जाके पुराने वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मौर्य साम्राज्य में अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो हमारे वन लाइनर फैक्ट हैं और एग्जाम से संबंधित हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण तथ्यों में कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार किए, जैन धर्म स्वीकार किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भद्रबाहु वही थे जो दिगंबर संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। याद रखिएगा कि जैन धर्म का जब बंटवारा हुआ था, तो जैन धर्म का बंटवारा दो संप्रदायों में होता है, एक होता है आपका श्वेतांबर और एक होता है आपका दिगंबर। तो दिगंबर के प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु थे, और आपके श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो स्थूलभद्र थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा प्राणों का अंत किया। ठीक है, इसी में हम समझ लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने प्राणों का त्याग, ठीक है, जैन धर्म में एक पद्धति है, उसको हम क्या कहते हैं, संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति, इसके द्वारा वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ये याद रखिएगा कि जैन धर्म में आपकी एक पद्धति है जिसका नाम है संलेखना, उससे प्राणों का त्याग
किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमें जो है 8वें दीर्घ शिलालेख से, ठीक है, अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख से, 8वें दीर्घ शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत, अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत, ठीक है, अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत, धम्म यात्रा की या धम्म यात्रा प्रारंभ कर, ठीक है, धम्म यात्रा प्रारंभ करता है। ठीक है, कि धम्म यात्रा करता है अशोक, और ये किस शिलालेख में पता चलता है, तो 8वें हमें जो है दीर्घ शिलालेख में पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा जो है प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, और 10वें जो है अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने क्या किया था, धम्म यात्रा की थी, यानी बोध गया की यात्रा की थी। तो यहीं पर पॉइंट लिख लें, आगे लिख लें कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, बोध गया की यात्रा करता है। ये देखिए 8वें दीर्घ शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा प्रथा प्रारंभ करता है। ठीक है, धम्म यात्रा प्रथा जो है प्रारंभ करता है, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, 10वें वर्ष वो क्या करता है, बोध गया की यात्रा करता है। यहां याद रखिएगा, ये कुछ की पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए नोट अगला है हमारा, इसी में बढ़ते हैं आगे कि एक आपकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन करती है, विशिष्ट रूपों का वर्णन। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। और ये मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है आपकी, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपके विशाख दत्त ने। ठीक है, चलिए और अंतिम पॉइंट हम देख लेते हैं कि अशोक का जो दूसरा और 13वां अभिलेख है, इनमें संगम राज्यों के बारे में हमें जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको जो है इसी में आपको देख ले रहे हैं कि अशोक के दूसरे तथा 13वें दीर्घ शिलालेख में संगम राज्य, यानी दक्षिण भारत में जो राज्य थे, तो संगम राज्य कौन कौन से, तो संगम राज्य चोल, चेर व पांड, चोल चेर पांड राज्यों का, चोल चेर पांड राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। यह महत्वपूर्ण तथ्यों का अंतिम पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि अशोक के दूसरे तथा 13वें दीर्घ शिलालेख में जो संगम राज्य, जो दक्षिण भारत में राज्य थे, कौन कौन से, चोल चेर पांड, इन 3 राज्यों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हमने देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है
पढ़ ली ये चीजें। अब मौर्य साम्राज्य हमने शुरू किया, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां से हमारा मौर्य साम्राज्य क्या होता है, समाप्त होता है। और मौर्य साम्राज्य जो है समाप्त होने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर काल की शुरुआत करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण की पॉइंट थे उनकी भी हमने चर्चा कर ली, मौर्य साम्राज्य के सभी एंगलों पर हमने चर्चा कर ली, जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता था हमने उन सभी को जो है इसमें शामिल किया है। तो नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करते चलिएगा और पढ़ते भी चलिएगा। और क्लास आपको बच्चों पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह स्टेटस के रूप में थोड़ा सा शेयर किया करें, प्रतिक्रिया जाहिर किया करें। और जो बच्चों को क्लास अगर नहीं भी पसंद आई हो तब भी वो प्रतिक्रिया जाहिर करें, कम से कम डिसलाइक करके जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, यानी अब जब हम इतिहास की अगली क्लास में आएंगे तो हम शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर काल की। लेकिन कल हमारा संडे है, तो संडे को हम जो है साइंस की क्लास, और साइंस की क्लास में बायोलॉजी देख रहे हैं, तो बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।